अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वही हुआ जो कि नज़र आ रहा था। लाहौर और सरगोदा के बाद आज एक और अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और दीगर जो मुल्जिमान थे 9 मई के जलाओ घिराव तोड़ फोड़ के मुकदमात में उनको सज़ा सुना दी है। 100 से ज़ायद ये मुल्जिमान हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है। और इसमें अहम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली, सेनेट और जो सूबाई असम्बलीज़ हैं उनके अंदर जो नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ भी भारी सज़ाएँ आई हैं। आप देखें, मरकज़ी रहनुमाओं के खिलाफ भी जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनमें कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब शामिल है। सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, वो पार्लिमानी लीडर हैं ज़िलताज गुल साहिबा, वो शामिल हैं, फिर साहिबजादा हामिद रज़ा, दीगर। अगर एक ओवरव्यू आपको कंसाइसा दें तो इसमें 1 सेनेटर, 6 MNAs, 3 MPAs सिर्फ आज के फैसले में। वैसे तो एक लंबी फहरिस्त है। अब ज़ाहिरी बात है, ये जो फैसले आए हैं, सज़ाएँ हुई हैं, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो इनकी सीट्स हैं वो नाअहल हो जाएंगे, उससे डिस्क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान, PTI की पार्लिमानी रिप्रेजेंटेशन को गज़ पहुंचना और उनका सिस्टम से बाहर निकल जाना, इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये अब एक बड़ा सवाल है। पार्टी के ऊपर इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, ये भी सवाल है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। गौहर साहब, पार्टी चेयरमैन, उन्होंने इनिशियल रद्द-ए-अमल में न सिर्फ इन फैसलों को मुस्तरद किया है, इसको अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान करार दिया है और ये ऐलान किया है कि वो इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि आगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, उसमें से 2 ऑप्शंस ये भी हो सकती हैं कि या तो पार्लियामेंट का ही बॉयकॉट कर दे या फिर सिस्टम का बॉयकॉट कर दे। जो भी होगा खान साहब से मुशावरत के बाद वो फैसला करेंगे। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं आगे सिस्टम के अंदर, ये सब कुछ हम ज़रा आज एक्सप्लोर करते हैं। और सवाल यहाँ से शुरू करते हैं, गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं इस सवाल से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात, पार्लिमानी जमात मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है हमारे तज्जियाकारों का। इसके लिए हमें ज्वाइन करें शहजाद इकबाल साहब, महजर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है जो इनका आगे फ्यूचर है उसके ऊपर तो आप जवाब देंगी ही, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको नज़र ही आ रहा था अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये फैसले आने के बाद। क्या आप समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब रास्ते बड़े महदूद हो गए हैं, पार्टी एक बंदगली में चली गई है, या अभी भी समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं सिस्टम में और बतौर सियासी पार्टी अपने आप को जिंदा रखने के लिए? देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि जहाँ तक PTI के मुस्तकबिल की बात है, मुस्तकबिल करीब अगर मैं कहूँ तो वो तो मुझे कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं नज़र आ रहा। PTI के लिए ब्लीक नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मुस्तकबिल की बात करें तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सियासी जमात को राइट ऑफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना ही किया जा सका है। माजी में भी बहुत सारी इस तरह की ट्रायल्स हुई थी, लेकिन ऐसा सियासी जमातें इस तरीके से ख़त्म नहीं होती। तो मुस्तकबिल उनका क्या है वो तो जाहिर बात है, उसमें अभी टाइम है, पता लगेगा क्या होगा इन द फ्यूचर। जहां तक आपने ऑप्शंस की बात की, देखिए लीना, PTI को एक चीज समझनी पड़ेगी कि पावर पॉलिटिक्स और एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती जिस तरीके से ये कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि वो ताकत में आए, और उसके लिए वो चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी पार्टी के राब्ते भी हों और वो उन्हीं से बात भी करें। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं आप प्रोटेस्ट भी करें। और फिर आपको पता है कि PTI का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बेशक वो खा 9 मई हो खा 26 नवंबर हो, कि एक वायलेंट स्ट्रीक और एक वायलेंट एलिमेंट इनकी प्रोटेस्ट के अंदर आ जाता है। तो और जो कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट आंसर है, क्योंकि उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी कन्फ्रंटेशन जो है वो मजीद बढ़ जाती है। तो ये कोई नहीं बात कर रहा कि आप जो हैं वो इस तरह वैसे, यानी कि आप प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करें या आप सिविलियन बालादस्ती के लिए ना लड़ें। लेकिन जिस तरीके के हम देखते हैं कि PTI का जो एक्टिविज्म है, उसको धरना पॉलिटिक्स आप ज्यादा कह सकते हैं, कि जिसके अंदर एक कन्फ्रंटेशन है, एक हद से थोड़ा सा, जैसे 9 मई जो था उसके अंदर बहुत सारी लाइंस क्रॉस की गई।
और एक वायलेंस का आंसर हमें नजर आया कि जो कि नॉर्म बनता जा रहा था। तो नॉर्म ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका राइट टू प्रोटेस्ट है, बाकी जमातें भी करती रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उनकी अनबन नहीं हुई, या ये कि उनने कोई उसके खिलाफ मुजाहमत नहीं की, लेकिन कुछ हदें थी जिनको उन्होंने क्रॉस नहीं किया। और पीटीआई को अगर वापस, यानी उनके लिए ऑप्शन यही है कि अगर उनको पावर पॉलिटिक्स में वापस आना है तो इवेंचुअली कोई ना कोई इस तरीके से उनको बैकडोर डील करनी पड़ेगी कि जिसके अंदर ये जो एक धरना पॉलिटिक्स वाला आंसर है, हम्म। इसको उनको खत्म करना पड़ेगा जिस तरीके की ये करते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट की बात मैं वैसे नहीं कर रही, नॉर्मल प्रोटेस्ट की या ये कि मुजामत भी करने की, लेकिन जिस तरीके की एक होती है ये कन्फ्रंटेशन, इस तरीके से नहीं हो सकती। कोई एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा इनको। ये मुझे लगता है ऑप्शंस इनके पास हैं। मगर साहब, आपकी क्या राय है, क्या ऑप्शंस हैं? और ये जो अभी बात कर रही थी महमल के, एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, इस सिस्टम के अंदर बैलेंस कैसे वो ला सकते हैं जहां हम देख रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ ही सब कुछ इस वक्त जा रहा है? हाँ देखिए, बज़ाहिर तो लग रहा है कि पीटीआई को एक तरीके से पीटीआई पे अनडिक्लेयर्ड बैन लगता जा रहा है। अच्छा। ज़ाहिर है, अगर आप उनके एमएनएस को, सेनेटर्स को चाहे वो सज़ा की सूरत में हो या अदरवाइज़ हो, आप सज़ाएँ देंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो लग ये रहा है कि या तो पीटीआई को यही, जिस तरह भी आपने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने ये बात की है, कि उनके पास ऑप्शन क्या रह जाते हैं कि अगर सिस्टम ही उन्हें आउट कर रहा है तो फिर वो सिस्टम में क्यों रहें। तो वो पार्लियामेंट से बाहर निकल आएँ, एन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे दें, जो माजी में उनके लिए नुकसानदेह हुआ था, क्योंकि 2014 में भी उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया था तो फिर वापस लिया। लेकिन यहाँ उस वक्त क्या था कि उनको वापस लाने की कोशिश करिए, यहाँ ये हो रहा है कि उनको निकालने की तरफ जा रहे हैं। अब उसके जो भी रीज़न्स हों, उसमें 9 मई के मुकदमात हों या इवन अदरवाइज़, तो बज़ाहिर लग रहा है कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और पीटीआई को बज़ाहिर जो भी आप कहें कि मौजूदा हुकूमत या गैर सरकारी जो इदारे हैं उनकी नज़र में इस वक्त पीटीआई इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज़ पीटीआई जो अपनी इन द प्रेजेंट फॉर्म। अब वो उसके क्या अवामिल होंगे, जो चैलेंज है पीटीआई के लिए वो ये कि इसको रेजिस्ट कैसे किया जाए। जो चैलेंज स्टेट के लिए है वो ये है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। तो एक टग ऑफ वॉर है, और उस टग ऑफ वॉर में असल में देखना ये है कि हु विल हैव द लास्ट लाफ। ये जो सिलसिला है ये आप कितनी देर चलाएंगे। अगर आपने सज़ा देनी है, 10-10 साल सज़ा दे दी है, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन आप एक क्या इससे जो सरकार है या सरकारी जमातें हैं, क्या उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हुआ है? उसका सर्वे कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए तो अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स को, एक पॉपुलर जो वेव को आप इस तरीके से सिस्टम से आउट कर नहीं सकते। जो कोशिश की जा रही है उसके नताइज हमें और जगहों भी नज़र आ रहे हैं जहां पॉपुलर सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं नज़रबंद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको उस सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। तो आप पाकिस्तान भर के पॉपुलर सेंटिमेंट्स को कैसे बाहर कर सकते हैं एक सिस्टम से, और फिर उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम भी कहें हम उसको। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए तो चैलेंज जो है वो ये है कि हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रेजिस्ट, जिसके लिए अब तक जो उनकी कोशिशें रही हैं वो कामयाब नहीं हुई हैं। उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट्स की, लॉन्ग मार्च की अटैम्प्ट्स की, वो फेल हो गई उनके उसमें। जो आखिरी थी वो 26 नवंबर थी, अब हम अगस्त में आ गए हैं। अब ये 5 अगस्त को क्या होगा और उसके बाद चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी ये अभी देखना बाकी है। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त एकदम यकायक सज़ाओं में तेज़ी आई है उसका बज़ाहिर ताल्लुक़ 5 अगस्त से लग रहा है। अच्छा। उसका लग रहा है कि एक ज़ाहिर एक वेव ऑफ टेरर तो वेव ऑफ पैनिक तो आ गया है कि अगर आप 100 के करीब लोगों को सज़ाएं दे रहे हैं, 90 लोगों को सज़ाएं दे रहे हैं और मुसलसल फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं बड़ी तेज़ी से 9 मई के, तो उससे तो तासुर यही मिल रहा है कि ये, क्योंकि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसकी। ज़ाहिर है इसके बाद जो पीटीआई के एक्टिविस्ट होंगे या पीटीआई का सपोर्टर, तो वैसे भी जो उसका वोट बैंक है वो अपनी जगह, लेकिन उसका सपोर्टर बज़ाहिर
सड़कों पे नहीं निकला, तो क्या 5 अगस्त को निकलेगा? ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अभी उनकी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उनका आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान मूवमेंट के तहत जलसा है, उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी है। तो अब देखना है कि जलसे की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। तो पीटीआई किस तरह इस सारी एक्शंस को गवर्नमेंट के किस तरह बिल्डअप करेगी। उन्होंने चैलेंज का कहा है कोर्ट में, लेकिन उन्हें ख़ुद भी ये यकीन नहीं है कि कोर्ट से उनको रिलीफ मिल पाएगा। तो अब देखना है कि पीटीआई क्या करेगी। लेकिन बहरहाल बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई को इस सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। ओके फ़खर, आप इस राय से इत्तफाक करते हैं? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? क्या हम कई दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई माफ़ी की फॉर्म या फिर कोई बैकडोर डील या फिर कुछ और भी इस वक्त निकल सकती है गुंजाइश? बिल्कुल अलीना, इसके 2-3 पहलू हैं। पहले जो मज़हर साहब बात कर रहे थे ना, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मज़हर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो 5 अगस्त की इमरान खान ने कॉल दी है, शायद उसकी वजह से ये धड़ाधड़ फैसले दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसका उलट है मज़हर साहब। उलट इस वजह से है कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें ये कहा गया तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को कि इतना ज़्यादा डिले हो चुका है, 4 महीने के अंदर अंदर अब इसको कंक्लूड करके जितने भी 9 मई से रिलेटेड मुकदमात हैं उनका फ़ैसला सुनाया जाए। वो जो 4 महीने हैं वो 8 अगस्त को ख़त्म हो रहे हैं। तो इमरान खान ये हमेशा से आप देख लें पिछले 2 सालों से जब भी कोई इंपॉर्टेंट फ़ैसला आना होता है उससे पहले एहतजाज की कॉल देते हैं। तो ये जो कॉल दी गई है इमरान खान की तरफ से, ये उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए ही था, ताकि ये एक प्रेशर और दबाव बढ़ाने के लिए कि अदालती फ़ैसलों से पहले उसको वो किया जाए। उनको ये था कि शायद ये जिस दिन डेट आएगी तो उसी टाइम ही होगा। तो ये जो था ये फ़ैसले आना ये लाजमी था और समझ भी आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इन्होंने टाइमलाइन को उसके ऊपर फॉलो करना था। जहाँ तक बात है पीटीआई के हवाले से कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा और 9 मई के फ़ैसलों के हवाले से, देखें इसके एक तो सियासी पहलू भी है और उसके साथ साथ कानूनी भी है। आपको याद होगा कि 2 प्राइम मिनिस्टर, एक तो जो निगरान वज़ीर आज़म थे वो भी और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, ये दोनों कह चुके हैं कि 9 मई दरअसल एक कू की अटैम्प्ट थी। और ये इस तरह की जो कू की अटैम्प्ट्स होती हैं, अगर वो कामयाब हो जाएँ तो कामयाब हो जाएँ, आप के पास हुक्मरानी आ जाती है, और अगर नाकामी हो तो उसके बाद फिर जो सज़ाएँ हैं, तो ये एक लॉजिकल लगता है कि 9 मई जिस वजह से किया गया था उसके बाद जो सज़ाएँ हैं ये मुतवक्के हैं और ये बिल्कुल ये हमेशा दुनिया भर के ममालिक में होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इसको पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। जो 9 मई को हुआ वो भी कोई डिनाई नहीं कर सकता जो कुछ किया गया था। और इसका अगर पॉलिटिकल पहलू देखा जाए तो पीटीआई के हवाले से आप देखें कि पिछले 2 साल से इन्होंने हमेशा ही अग्रेसिव जो है वो पॉलिसी अख्तियार की है और रियासत के ख़िलाफ़ हमेशा अग्रेसिव स्टैंड ही रहा है। एहतजाज की ही इन्होंने सियासत की है। जब से इमरान खान को निकाला गया 2022 के बाद, उसके बाद इनको ये मशवरा दिया गया था कि आप पार्लियामेंट से बाहर ना निकलें, आप सिस्टम से बाहर ना निकलें, सिस्टम के अंदर रहते हुए रेजिस्ट करें और अपने लिए स्पेस पैदा करें। लेकिन इमरान खान ने उसके अगेंस्ट फैसला किया और उसके बाद हमने देखा 9 मई जैसे वाक़यात भी हुए और उसके बाद उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ ये सब के सामने है। सियासी जमातें हमेशा सिस्टम के अंदर रहते हुए, आप वली खान का देख लें कि 1975 में उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी सियासत या उसको स्टेट के ख़िलाफ़ वो नहीं किया। इवन उनकी पार्टी के जो 1973 में जिस तरह से वो उनके ख़िलाफ़ किया गया था, क्रैकडाउन किया गया था, उसके 10 दिनों के बाद ही उन्होंने जो आईन पाकिस्तान था उसके हक़ में वोट दिया था। तो सियासी जमातें सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने लिए स्पेस पैदा करती हैं, स्ट्रगल करती हैं। इमरान खान उसके अगेंस्ट उन्होंने देख लिया है, 2-3 साल से जिस तरह से स्ट्रगल की है, इनके जो है ये हमेशा से ख़िलाफ़ ही फैसले आए हैं या जो भी इनको दीवार से लगाया गया है। बाकी सियासी जमातों के साथ भी इमरान खान ने भी कुछ कम नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने विद इन सिस्टम रहते हुए स्ट्रगल किया और अपने लिए स्पेस पैदा की और अल्टीमेटली हुकूमतों में आए, किसी की सूबे में है या किसी की विफाक में है। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई को सिस्टम के अंदर रहते हुए ये सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए एक तो बाइकआउट नहीं करना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ही अपने मुतालबात और अपने हकूक़ के हवाले से जो कोशिश है वो करते रहना चाहिए। और ये सियासत में कोई डेड एंड नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जहाँ तक बात है कि ये पीटीआई के ये इन फैसलों के बाद अगर ये कोई सियासी एक लाएअमल के ज़रिए बातचीत करते हैं, सियासी हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं,
तो हुकूमत के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं इस तरह के मुकदमात के हवाले से कि ये इनको माफ़ी के हवाले से प्रेसिडेंशियल जो पार्डन है वो भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आप प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो CRPC के सेक्शन 401 या 494 के तहत इनकी माफ़ी भी जो है वो रियासत के पास राइट है। तो वही बात है कि ये इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो टेक ऑन की पॉलिसी को ही जारी रखते हैं और सिस्टम से बाहर निकलते हैं, या सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई अपने लिए स्पेस पैदा करते हैं। ये ऑप्शन पहले भी इमरान खान के पास मौजूद थी, लेकिन उन्होंने उसको अवेल नहीं किया, अब भी इनके पास मौजूद है। ब्रेक की इजाजत दी, लेनी है हमें जल्दी से, ब्रेक के बाद वापस आते मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। शहजाद, दुनिया में जहाँ जहाँ इस तरह के एहतजाज होते हैं और ख़ासकर अपनी नौयत का अलग वाक़या था 9 में, उसके ऊपर रिएक्शन आता है, उसके ऊपर फैसले भी आते हैं अदालत के, तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर देना गलत है। मेरे ख्याल से मैं शुरू से ही बात करूंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि इस पहलू को भी एड्रेस करूं। ये जवाब जानने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है, मेरे ख्याल से हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इस वक्त रियासत की पॉलिसी है क्या। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रियासत की पॉलिसी कोई तब्दील नहीं हुई है तहरीक इंसाफ के लिए, और अब भी शायद पॉलिसी यही है कि तहरीक इंसाफ को हमने क्योंकि बनाया था, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद से वो बने थे, और उसको डिसमेंटल करना भी हमारा ही काम है। जैसे काफ लीग बनी थी, उसको डिसमेंटल कर दिया, आज उसका कोई वजूद नहीं है। तो इसी तरह शायद यही अप्रोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो है, जितनी भी वो बची है, काफी लीडर तो छोड़ के चले गए, कुछ दूसरी पार्टी पे चले गए, लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और गौहर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि 75 ऐसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में सजा हो सकती है, और उसके बाद मुमकिन तौर पे वो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो ATC सरगोदा के फैसले आए, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली के थे, एजाज चौधरी साहब थे, एक और MNA थे, उनके खिलाफ सजा का फैसला आया, और रेफरेंस असेंबली ने नहीं भेजा था अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इससे वो बात तो दुरुस्त साबित हो जाती है कि शायद PTI को भी अंदाजा है कि सजाएं होंगी और फौरी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन होंगी। तो ये जो पॉलिसी है वो नहीं बदली है। इसमें मेमन ने एक बात की कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और PTI की एक जो वायलेंट पॉलिटिक्स है उनको तर करके आगे बढ़ना चाहिए, खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से 9 मई को तो अब 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अगर कोशिश भी की है कि पुरअमन एहतजाज करें, उसका भी उनको हक नहीं दिया गया। जो अभी फखर साहब ने भी बात की कि सिस्टम के अंदर रह के करें, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि तहरीक इंसाफ की वो बड़ी गलती थी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असेंबली से इस्तीफा देने की, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुए 2024 के, वो सिस्टम का हिस्सा थे, सिस्टम के जरिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो उनको सीटें मिली वो उन्होंने हासिल की। जब रिजर्व सीट का मामला आया, उसको जब चैलेंज करना था, तो अदलिया का जो प्रोसेस है उसके जरिए वो गए, तो सिस्टम का तो हिस्सा वो बन गए। लेकिन इनके बावजूद, इन सब के बावजूद मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और शायद उसकी वजह वही है कि 9 मई के बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी, उस वक्त से ही रियासत ने फैसला किया था कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी तहरीक इंसाफ। हाँ, बीच में कुछ ऐसे मौके जरूर आए जिसमें शायद बातचीत के जरिए मामला हल हो सकता था, लेकिन वहां पे जो इमरान खान की अपनी सोच थी वो उसके आड़े आ गई। मुझे तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट से ही बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो बातचीत भी इस तरीके से करना चाहते हैं कि उनको कोई सियासी नुकसान ना हो। यानी कि वो माफी तो दूर की बात है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अगर बातचीत भी कर रहा हूं तो अपने टर्म्स पे कर रहा हूं, एट अ पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं, एट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे करना चाह रहा हूं। और मेरे ख्याल से ये जो उनकी पॉलिसी है, उस वजह से पार्टी पे जो मुश्किल वक्त है वो 9 मई के बाद बरकरार रहा है, उसमें कोई हमें नरमी नहीं नजर आई है। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि कई नरमी के आसार होते हैं, जैसे 26 नवंबर के एहतजाज से पहले कुछ बातचीत के दरवाजे खुल रहे थे, लेकिन फिर 26 नवंबर हो गया, उसमें रियासत का इल्जाम है कि इन्होंने जो है हमला किया हम पर, PTI का इल्जाम है कि इन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया। तो वो जो कहीं पे कुछ ऐसे मोड़ आए जहां पे शायद बातचीत के जरिए कुछ हद तक मामला को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन मामला को पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका। और अब अगर आप देखें तो हुकूमत और रियासत जितनी स्ट्रांग पोजीशन में है, और उसमें कई फैक्टर्स है जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, नंबर वाइज असेंबली में कोई उनको खतरा नहीं है, अदालतों से कोई खतरा नहीं है, जो इंडिया के साथ हमारी झड़प हुई, जो लड़ाई हुई, उसमें एक कामयाबी हासिल हुई, तो उसके बाद उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। जो ट्रंप से खतरा था, वो खतरा तो बिल्कुल ही दूर चला गया, इनफैक्ट ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए। तो मेरे ख्याल से एक रियासत को भी अंदाजा है कि हम जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, वहां पर अगर अब हमारे पास भी एक मौका है कि PTI के साथ जो पॉलिसी चल रही थी उसको कंटिन्यू रखें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये अब कहना कि ऑप्शन क्या रह गया, मुझे लगता है कि बहुत ही महदूद ऑप्शन है, कोई खास क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रियासत की पॉलिसी है
अगर वही नहीं बदलनी है तो उसमें आप क्या ऑप्शन ढूंढेंगे? महमल ने जिक्र किया कि जो मुजाहिमतें होती रही है सिस्टम में रहते हुए पार्टीज ने की है, लेकिन क्या उसका नतीजा उनको हासिल हुआ? नहीं हुआ। उनको इवेंचुअली एक डील करके, कॉम्प्रोमाइज करके आना पड़ा ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, उस पर बरकरार रखे और आज भी बरकरार है और अपनी पोजीशन हासिल कर ली है। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नारा जरूर लगाया और उससे पीटीआई पे प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन जब उनको एक विंडो नजर आई कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं, तो अब हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं और सियासत करते हैं, और वो कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो ये कहना कि मुजाहिमत के जरिए उन्होंने स्पेस क्रिएट की, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हाँ, पीटीआई को उन्होंने बैकफुट पे लेके गए, लेकिन अब तो वो मुजाहिमत नहीं कर रहे हैं ना, वो तो साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शंस बड़े कम रह जाते हैं। और मैंने अपने पैनलिस्ट की बातें सुनी है, उससे तो ये लगता है कि फिर आप एक समझौता ही कर रहे हैं, एक मुकम्मल डील कर रहे हैं, और उसके लिए जो माजी में सब जमातें करती रही है, पीटीआई ने की, नून लीग ने की, पीपल्स पार्टी ने की भी है, तो वो उसका मेरे ख्याल से उस वक्त उसके लिए अभी इमरान खान साहब रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि बातचीत करूंगा एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन अपने तौर पे करूंगा, और वो प्रैक्टिकली मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा, आपकी कॉन्वर्सेशन से एक और दिलचस्प सवाल निकलता है, लेकिन इससे पहले फखर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तो फखर। मैं बस एक शहजाद साहब की बात से वो करना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि नून लीग ने भी पहले जो है वो एक उन्होंने सियासत की और जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी लगाया, और उसके बाद जैसे ही उनको विंडो नज़र आई तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कर ली। देखिए इमरान खान क्या चाह रहे हैं, इमरान खान भी तो यही चाह रहे हैं ना कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करेंगे, जबकि दूसरी तरफ से उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई अभी उम्मीद नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई हामी उस हवाले से वो नज़र आ रही है। अदरवाइज़ तो इमरान खान भी तैयार हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जब भी हामी भर ले तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ही इमरान खान हामी भरते हुए उनके साथ जो भी कंप्रोमाइज करना है, तो ये सियासी जमातों की तरफ से कुछ गिव एंड टेक मैं यही कह रहा हूँ। इनफैक्ट तहरीक इंसाफ के हवाले से तो ये सवाल ही उठाना कोई अजीब सी बात है ना, क्योंकि वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही सियासत करते हुए आ रहे थे 2010, 11, 12 से लेकर 19, 20 या 21, 22 तक वो तो साथ ही करते हुए आ रहे थे। तो उसमें तो कोई सवाल नहीं है। सवाल तो नून लीग के ऊपर इसलिए मैं बता रहा था कि 20 साल तक तो नवाज शरीफ ने मुजाहिमत की पॉलिटिक्स की थी ना, कि हम डेमोक्रेसी को जो है बहाल करेंगे, या जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको हम लेकर आएंगे, और सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, और वो नारा उनका था। तो वो नारा उन्होंने तब्दील किया। पीटीआई के हवाले से कोई सवाल ही नहीं था ना, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही सियासत कर रहे थे। देखिए इसमें मैं थोड़ी सी जरूर एक चीज मैं ऐड जरूर करूंगी। देखिए पहली चीज तो ये कि जो पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, जब उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की थी, तो जो मैंने कहा कि कुछ लिमिट्स उन्होंने नहीं क्रॉस की थी, जिस तरह हमने वो पीटीआई के अंदर देखे। हालांकि पीटीआई की सियासत को मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं समझती, क्योंकि जो नून और पीपल्स पार्टी ने माजी में जरूर की थी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, और उन्होंने जब उनकी हुकूमतें भी आई थी तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए थे कि जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं दे रही थी। यानी आप 2014 का अगर पीटीआई का धरना देखें, वो किस वजह से पीएमएलएन के खिलाफ हुआ था, या डॉन लीग्स और ये सब कुछ क्यों आया था जो पीएमएलएन के खिलाफ, वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को असर्ट कर रहे थे। हाँ, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गई ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम की वजह से। लेकिन वो हाइब्रिड निजाम क्यों आया था? ओवरऑल आपका पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम था पॉलिटिकल, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब एक अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है कि डील करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, खैर ये आज से नहीं है, तो बहुत अरसे से कि डील एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही करनी है। तो अगर पीटीआई के लिए जो मैं ऑप्शंस की बात इसलिए कर रही थी कि देखें 9 मई अगर आप करके ये समझते हैं कि उसके बाद सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्म तो नहीं बन सकता कि जब भी आपको किसी चीज से इख्तलाफ है तो आप जाके इस तरीके के वायलेंट अटैक्स कर दें। तो वो भी एक मसला है। दूसरी चीज ये है लीना कि पीटीआई का एक, जिस तरह मैंने कहा कि उनकी काफी कॉन्ट्रडिक्शंस भी, एक तरफ पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये ऑपोजिशन अलायंस की भी अगर हमने अभी बात की, ये जो तहरीक पाकिस्तान है, उसके अंदर भी क्या मसला है, वो भी ये बात करते हैं कि पीटीआई सिर्फ एक ही बात करती है कि इमरान खान साहब को, जी उनका एक ही वो है कि इमरान खान साहब की रिहाई, यानी कि वो और किसी मुद्दे पे आते ही नहीं है। हालांकि इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक ही मुद्दे के ऊपर बात करें। जब आपने अलायंस करनी है, कोई ऐसी चीज करनी है, तो आपने एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी है। आपने सारी बातों के ऊपर करना है कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहने हैं, हमने आइन की बालादस्ती चाहनी है, हमने जुडिशरी की ये चाहनी है, हमने ये चीज चाहनी है। लेकिन पीटीआई की एक सियासत के अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती है। तो एक ये भी डिफरेंस है। जी अलीना, इस पे 9 मई के हवाले से बात करना चाहूंगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। आई थिंक ये तो स्टेट पोजीशन मेरी है, बल्कि हमारे सब पैनलिस्ट की रही है कि 9 मई में जो मुलविस है उसके साथ बिल्कुल कानून के तहत
फैसले होने चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं, इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज आप देंगे, कल कोई और जमात उठेगी, परसों कोई और जमात उठेगी, लेकिन जो केस को पॉलिटिसाइज किया वो भी नहीं होना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि जो लोग पार्टी छोड़े किसी और पार्टी में शामिल हो उनको रियायत मिल जाए। आज के फैसले जो आए हैं उसकी डिटेल तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन जो एटीसी वाले फैसले थे उसमें क्या, इस पे हमें सवाल उठाना जरूरी है कि क्या अदालतें जो इंसाफ दे रही हैं, जो फैसले दे रही हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से क्रेडिबल है या उसमें भी तफरीक की जाए। ये बात बिल्कुल पुलिस की गवाही पर कि मैं डिस्गाइज करके पीटीआई का कारकुन बना और क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बात सामने आई कि कोई कहे कि मैं टेबल के नीचे छुप गया, कोई कहे मैं सोफे के नीचे पार्क में मीटिंग हुई थी तो सारे ये करने इस तरह करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जितने वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं उसमें जो कल्प्रिट्स हैं या जिसने डायरेक्ट ऑर्डर किए, जो शायद पिक्चर्स में ना हो लेकिन उनके पास एविडेंस आपके पास है कि हाँ ये वाकई मुलविस थे ऑर्डर देने में, उनको आप सजाएं दें। लेकिन 9 मई का मुकदमा क्या बना? अपनी पुलिस वाले की गवाही पे ये फैसला हो कि नहीं मैं सोफे के नीचे छुप के डिस्गाइज होकर सजा सुन रहा था और उस पर सजा दी जाए, मेरे ख्याल से ये जो सजाएं हैं उनकी शफाफियत को कॉम्प्रोमाइज बात उठते हैं। मजर अब्बास साहब ये बताएं, सारे फैक्टर्स को करते हुए ये जो हम डील की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान के हालातों वाकयात में डील वाकई में इतनी बुरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिलकर बैठ जाएं सारी की सारी पार्टी? जो डील और नेगोशिएशंस में फर्क होता है, हम अक्सर नेगोशिएशंस को डील कह देते हैं। एक चीज़ ये होती है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए। अब जो हाइब्रिड निज़ाम हो या नॉन हाइब्रिड, जिस सिस्टम को चलाई इस्टेब्लिशमेंट अगर रही हो तो फिर आप किससे बात करेंगे? एक तो ये होता है कि आपस में एक चीज़ तय करें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो दोनों जमातें थीं, दोनों जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के निगेट कर रही हैं। आज के सिस्टम को देख लें, दोनों जमातें हुक्मरां हैं, बता दें कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऐन मुताबिक है क्या जो वो कर रही हैं, उसका जवाब नफ़ी में आएगा। पीटीआई पहले भी वो चाह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक रहें, वो आज भी यही चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रवैया उनके हवाले से अब मुख्तलिफ है। अब वो ये समझते हैं कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी और उसके बाद जो भी उस पर माजरत नहीं की गई, उसने वो चीज़ें जो है वो दरार जो है वो और गहरी कर दी। अगर वो उस वक्त ये स्ट्रैटेजी बनाते, इमरान खान ये स्ट्रैटेजी बनाते कि वो उस वाक़े को कंडेम करते, उस सारी चीज़ों को कंडेम करते, तो फिर शायद वो मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक तरीके से एक अनहोली सा अलायंस सा बना, या आप उससे नजर आता है। ये बात कही है कि पहले भी मैंने बात की, लेकिन ना करते तो फिर भी पहले भी मैंने ये बात की थी कि जब पीआईए हाईजैकिंग हुई थी जी सर, तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आप को उस पूरे इवेंट से और पूरे उस वाक़े से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डू यू थिंक यहाँ पर भी वही ऑप्शन है? आपको लगता है एंड यहीं पर होगा कि अगर वो करते तो वो एक बड़ा एक सियासी मूव होती। देखिए सियासी मूव में बीबी थी नहीं ना मजर साहब, उसमें तो बीबी का कोई ताल्लुक ही नहीं था ना। अच्छा नहीं, मुझे ये भी बताया ना सर, अगर अब आगे बढ़ने का क्या आप ये रास्ता देख रहे हैं? पार्टी के लोग थे भाई, हाईजैकिंग में जो लोग बीबी का तो कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं था ना। नहीं तो यहाँ भी तो यही बात हो रही है ना कि या तो एस्टैब्लिश करें कि इनका डायरेक्टली था, वही मैं कॉन्स्पिरेसी तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को भी अपने आप को अलग करना, यानी इमरान खान को अपने आप को अलग करना पड़ेगा, जाहिर है उसको अलग करना और माफी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं माफी और वो छोड़े, अपने आप को डिस्टेंस तो करते उससे। पीटीआई में तो एक्चुअली ये जिन लोगों ने कंडेम किया था, पीटीआई के तो लोगों को मसला ही उनसे कि इन्होंने कंडेम क्यों किया 9 मई को, या इन्होंने उसकी माफी क्यों मांगी। आप अभी भी देख ले, अभी भी जो सेनेट में एक टिकट के हवाला दिया जाता है वो यही कि इन्होंने तो कंडेम कर लिया, तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया, तो वो तो एक उनका तो पीटीआई को तो ये मसला है। अलीना देखिए जो बात है, मैं साहब अभी कह रहे थे कि हाइब्रिड के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट से नेगोशिएशंस तो करनी पड़ेगी, वो सारे देखिए उसका भी मैंने जिस तरह पहले का एक तरीका, या तो आप पावर पॉलिटिक्स कर ले या आप एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स कर ले। अभी इस वक्त एक ऑपोजिशन अलायंस है, ऑपोजिशन अलायंस का अगर पीटीआई हिस्सा बनती है और साथ लेकर चलती है, अभी तो हिस्सा तो है लेकिन हमने देखा है कि काफी ज्यादा चीजें वो उनकी नहीं मानते। यानी कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई थी तो एक प्रेशर ग्रुप भी वो बना था और फिर उन्होंने सिस्टम के अंदर मिलकर एक
चेंज भी लेकर आए थे। अगर ये एक तरह से बनाते हैं ऑपोजिशन लाइफ प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत, और फिर ये हुकूमत के साथ भी बात करते हैं, तो थोड़ी सी अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर हमेशा ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस लूज नहीं करनी चाहिए जो भी मौका आता है। ये जो कन्फ्रंटेशन से और जो ये एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स और ये धरना पॉलिटिक्स और ये इस तरह की जो वायलेंट, अच्छा मैं बड़ी ओपनली एक बात अब करने लगी हूँ, कितना सरेंडर किया जा रहा है। मैं एक चीज में बड़ी ओपनली एक बात करने लगी हूँ। आप लोग बार बार ना सर एक सेकंड मैम, आप लोग बार बार मवाजना करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या किया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक लंबा इंतजार किया कि पीटीआई के साथ जब इस्टेब्लिशमेंट की अनबन हुई उस विंडो को उन्होंने कैश किया। तो फखर क्या अब यही है कि फिर पॉलिटिक्स घूम फिर के उसी दायरे में आ गई कि अब लंबा इंतजार करें, जिस वक्त इस मौजूदा सेटअप की अनबन होगी उस वक्त फिर पीटीआई के लिए कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, वरना उससे पहले कुछ नहीं। देखिए, इमरान खान को तो पहले दिन ही, आपको याद हो 11 मई को जब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था, तो उस टाइम भी इनसे पूछा गया था कि क्या आप इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने मजम्मत करने से इनकार कर दिया था। अभी मज़र साहब और वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसको डिसोन कर दिया था, तो ये एक ऑप्शन है। तो इमरान खान के पास भी ये ऑप्शन थी। इमरान खान ने उल्टा ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एजेंसीज ने और इदारों ने खुद कराया है। तो ये इमरान खान खुद ही जो है वो पहले दिन से वो इस हवाले से थे। जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल, देखें किसी के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डेड एंड कहीं भी नहीं होता सियासी जमातों के लिए, वो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए अख्तियार कर लेते हैं। मसला यही है कि ये अगर इमरान खान आज भी अपनी जो पार्टी है उनको थोड़े से अख्तियारात दे दें बातचीत के लिए और मुज़ाकरात के हवाले से, तो यही आई एम श्योर कि ये इन्हीं में से ही जो लीडरशिप है ये पीटीआई के लिए भी कोई रास्ता निकाल सकती है और दोबारा से इनकी जो सियासत में रिवाइवल हो सकती है। लेकिन मसला वही है कि इमरान खान तमाम तर जो अख्तियारात हैं और फैसला साजी के हवाले से वो खुद ही ये तमाम चीज़ें जो है वो हैंडल करते हैं। एक क्विक इसी वजह से ये इनके लिए रास्ते बंद है। सबसे हमारे पास हिस्टोरिकली दो किस्म की पार्टी जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, एक तो आप दोबारा से स्पेस रीगेन करते हुए कौमी पार्टी बनकर दोबारा आते हो, एक एमक्यूएम का मॉडल है जिसमें बिल्कुल सुकड़ गई, महदूद हो गई। फखर, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर दोनों में से कौन से मॉडल्स के ऊपर ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है? देखें, इमरान खान का जो तर्ज सियासत है उसी तरह का है, एमक्यूएम की तरह, तो उसी तरह का ही लग रहा है कि ये खुद पार्टी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये किसी और के जो है वो हैंडओवर नहीं करेंगे। शहजाद साहब, आपको ज्यादा क्या लगता है? देखिए, एक सिमिलैरिटी जो एमक्यूएम और पीटीआई में है वो ये कि दोनों में कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं थी ना, यानी कि अल्ताफ हुसैन के बाद किसने जो है बनना था कायद, हमें नहीं पता था। हम पूछते रहते थे उनसे, मैंने इंटरव्यू में पूछा भी था, कोई उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो इमरान खान के बाद क्या होगा पीटीआई का, ये एक बड़ा सवाल है ना। खैर अभी तो हम ये बात करें कि इमरान खान को कोई दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन जरूर रह जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कहना ये कबलस वक्त होगा कि क्या एमक्यूएम वाला हाल होगा, क्योंकि बहरहाल एमक्यूएम एक शहर की जमात होकर रह गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क भर में उनकी जो है पॉपुलैरिटी मौजूद है, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि ये होगा क्या। लेकिन एक चीज जो है वो ये बात दुरुस्त है, मैंने भी अपने पहले जवाब में कही कि कई मौके मिले, लेकिन वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी पीटीआई ने हासिल नहीं की तो शायद अगर ये लोग जो बाहर है वो बात करते तो जो टेम्परेचर है वो इस हद तक ना बढ़ता। अभी भी इस तरह की बातें होती हैं और हम सुनते रहते हैं कि यार कोई भी मामला अगर नॉर्मलाइज की तरफ जा रहे होते हैं या नॉर्मल हो, कोई एस्केलेट नहीं कर रहे होते, तो फिर उनके बच्चों की बात आ जाती है कि वो पाकिस्तान आके लीड करेंगे, बच्चों को कोई इंटरव्यू आ जाता है। ये चीजें भी ऐसी हैं जो कि मामला को फिर एस्केलेट कर देती हैं। आई एग्री विद फखर जो उन्होंने कहा था कि ये फैसले तो 4 महीने के अंदर आने ही थे, लेकिन वैसे टॉलरेंस पीटीआई के अंदर भी तो नहीं है ना बात करने वाले लोगों की। माजरत के साथ जब इस तरह के कोई बात करने वाले लोग आगे आते हैं फिर उनके ऊपर शुकूक शुबहात होते हैं। असीरान का लेटर आया, उसके बाद शाह साहब का फैसला आया, यहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या शाह साहब कोई कंस्पिरेसी है वो लीड करने वाले हैं। फिर अलीना बाकी तो मैटर नहीं करते, फैसला तो इमरान खान ने कर रहे हैं ना। वही कह रही हूँ ना, रूमी का आया, उन्होंने रद्द कर दिया ना उनकी बातचीत करेंगे तो वो डील करेंगे। अगर इमरान खान कहेंगे कि नहीं मेरे तरीके से डील होगी और कोई जो बातचीत करने की कोशिश करेगा उसको मैं डिसोन करूंगा या उसकी बात नहीं सुनूंगा, तो फिर मामला। देखिए, एमक्यूएम और पीटीआई में बहुत फर्क है। अच्छा सॉरी मैम, एमक्यूएम पे इस वक्त एमक्यूएम पे 22 अगस्त के बाद एक अनडिक्लेयर्ड, जो ओरिजिनल एमक्यूएम जी 22 अगस्त के बाद अनडिक्लेयर्ड बैन है। ओके, उनके यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप उनके जो भी इलाके जहां वो एक्टिविटी करते थे वहां आप गुजर नहीं सकते। ठीक है, यानी कोई भी अगर एमक्यूएम उसमें, चाहे आप 9-0 ले लें, खुर्शीद मेमोरियल हॉल ले लें, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो वो एक अनडिक्लेयर्ड बैन है। वो पीटीआई किस तरह फर्क है? पीटीआई पे इस वक्त अनडिक्लेयर्ड बैन नहीं है। अच्छा, पीटीआई
उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई के लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। एमक्यूएम के साथ ऐसा नहीं है, यानी मैं उस एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। उनको मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट दिया गया है। एमक्यूएम के लोगों से बात करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एमक्यूएम कहाँ खड़ी है। पीटीआई का जो इशू है इस वक्त, कि पीटीआई इस वक्त, आप यहाँ हम सब बैठे हुए हैं ना, हम में से कोई बताए कि क्या पीटीआई अनपॉपुलर है या पॉपुलर है इस वक्त? उसकी पॉपुलैरिटी में तो कमी नहीं आ रही। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, माजरत के साथ मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए, एक लेनी है हमें जल्दी से। ब्रेक के बाद वापस आते मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल और उसके पास ऑप्शंस क्या फैसलों के बाद। मेहमन, आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, वो भी कह दीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे पास हिस्टोरिकली दो किस्म के मॉडल्स रहे हैं, एक तो कौमी जमात के तौर पर वापस आ जाती हैं बड़ी पार्टीज, या फिर बिल्कुल सुकड़ के रह जाती हैं। आप ज़्यादा रिलेटिवली किस मॉडल के करीब देख रही हैं पीटीआई को? देखिए लीना, पहली चीज तो मैं ये कही थी कि इमरान खान साहब की जो तर्ज सियासत है ना, वो अभी भी, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है जब से पार्टी बनी, और ख़ास तौर पे 2012 ऑनवर्ड जो है, एक इस्टेब्लिशमेंट का साथ देखा हुआ है। तो उस वक्त वो जब प्रेशर डालते थे या वो धरने करते थे, वो उस वक्त की हुकूमत वक्त के खिलाफ होता था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हुए, यानी उनकी पुश्तपनाही के साथ। अब जो है ना, उनको एक उस तर्ज सियासत की शायद पीटीआई को एक आदत पड़ गई है। उनको लगता है कि ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगी और कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अब उनके मामलात खत्म हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हो गए। और जहां तक आप ये कह रही है कि क्या ये एमकेएम, दो मॉडल्स हैं, एमकेएम है या पीपल्स पार्टी नून वाला मॉडल है, पीडीएम वाला मॉडल, मेरे ख्याल में एक्चुअली ये बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। कुछ आंसर इसमें एमकेएम वाले जरूर होंगे कि जिस तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट का, क्योंकि वैसे उस तरह की वायलेंस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एमकेएम की तो आपको पता है कि वो बिल्कुल एक फर्क नौयत की थी। और जहां तक पीपल्स पार्टी और नून का है, उन्होंने तो वो जमातें जिन्होंने एक जमाने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है उन्होंने साइन किया, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी हुई हैं, और उन्होंने जब वो पावर में आई 2008 के बाद, मुशर्रफ दौर के बाद, तो उन्होंने जेन्युइनली कोशिश भी की कि वो जो स्पेस सीड की गई थी वो वापस ली रहे, सिविलियन स्पेस, और उसकी उन्होंने एक कीमत भी उन्होंने दी। फिर उन्होंने, यानी कि उन्होंने दे हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ दैट, जो भी उन्होंने सारा किया, और उसी की वजह से एक हाइब्रिड निजाम हमें तोहफे मिला। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो मॉडल है, बिल्कुल एक अलहदा किस्म का मॉडल है। ये थोड़ा सा एक अनप्रेसिडेंटेड है इन मैनी वेज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पावर पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, लेकिन साथ साथ ये एक्टिविज्म भी करना, एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं। तो उसका एक मिक्सचर है। अब क्या इसकी वजह से एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि अगर तो वो वाकई जेन्युइन इनकलाब लाना चाहते हैं तो उसमें तो फिर बहुत वक्त लगेगा, और इस तरीके से तो वो जो है वो नहीं आते। इस सवाल के साथ हम ये डिस्कशन वाइंड अप करते हैं और छोड़े जाते हैं कि आने वाले को डिस्कस करेंगे कि इस वक्त एग्जैक्टली रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। क्या ये जो सज़ाएं हैं इसके बाद जो मामलात थे वो कुछ ठंडा होने की तरफ बढ़ेंगे या फिर मज़ीद गर्म होंगे, क्योंकि अभी जो सारे के सारे मामलात की कड़ी है, जो मरकज़ है, वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो हमारे तज्जियाकार कहाँ पर जाते हुए देखते हैं मामलात को, और ऑप्शंस कितने हैं वो तो आपने जाने। बाकी चीज़ें आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करेंगे, बट एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद यूट्यूब सवालों के साथ फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद साहब, आपसे सबसे पहले सवाल करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर के मजदूरों के लिए माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। क्या इसको नाफिज कर सकेंगे? इतलाक होगा इसका? नहीं, पहले तो उन्हें ये कलेक्ट करना चाहिए। फ़ैसला अच्छा है, ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है, मेरे नुक्ता नज़र से तो 40,000 भी कम है मिनिमम। आप ज़रा मार्केट जाके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक तो ये कि ज़ाहिर है ट्रेड यूनियन आपके यहाँ ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन का जिस तरह सवाल है, तो अगर मज़दूर को वो 40,000 नहीं भी मिल रहे हैं तो वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता। हुकूमत को ख़ुद उनके लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है, लेबर डिपार्टमेंट को ये बताना चाहिए कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ में, और इन्हें पूछना चाहिए उन लोगों से कि क्या मिनिमम वेजेस मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं मिनिमम वेजेस, क्योंकि ये चेक करना जो है वो हुकूमत का काम है, और वो उन पर लाजिम है जो भी फैक्ट्रीज़ हैं जो उसमें। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे नहीं लगता कि ये जो इससे पहले गालिबन 34,000 थी वो भी सबको नहीं मिल रही थी, और आज 40,000 कैसे देंगे। तो आई डाउट के
इस पर अमल दरामद हो पाएगा ना, जो आपने कहा बिल्कुल सही तौर पर। अगर हुकूमत इफेक्टिवली करे, उनका लेबर डिपार्टमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ और ख़ासतौर पर सिंध में बहुत सूरत हाल करप्शन के हवाले से ख़राब है, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन जो है। तो सिंध गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इसको असेस करे कि आखिर उनके इस इक़दाम को अमली शक्ल क्यों नहीं दी जाती। उनको नुकसान होगा ना, अगर वो 40,000 कर रहे हैं और 40,000 उस मजदूर को नहीं मिल रहे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, थैंक यू सो मच मदर साहब। आगे बढ़ते हैं, शहजाद से सवाल करते हैं। शहजाद, कल भी हमने ट्रंप की बात की थी। ट्रंप ने रात गए एक और बड़ा ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के तनाजुर में ये जो मुआहदे का ऐलान किया है, कहते हैं कि जी दोनों ममालिक तेल की तनसीबात जो पाकिस्तान में हैं उसके सिलसिले में शराकतदार बनेंगी और अमेरिका इस सिलसिले में पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेगा। आपके ख्याल में ये कितना अहम है और क्या ये तवाज़ुन बदल सकता है जियोपॉलिटिक्स का इस खत्ते में ख़ास तौर पर? पाकिस्तान के लिए तो यकीनन ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि अगर अमेरिका से हमारी कोई ट्रेड डील हो जाती है, क्योंकि जिस दिन अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ममालिक जिनके ट्रेड बैरियर ज्यादा है या टैरिफ ज्यादा है, वहां पे हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। पाकिस्तान की 29% कर दिया गया था। अपनी ट्रेड लाइंस जो करें और वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करें और हम भी कंसेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पॉलिसी पहले वक्त से दुरुस्त थी। हम कोई इस पे हटधर्मी नहीं दिखा रहे थे कि ठीक है हम भी फिर अपने टैरिफ्स बढ़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ही लिमिटेड है। 34-35 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और अमेरिका हमारे लिए एक बड़ी मार्केट है। तो ये बड़ी खुशाइन खबर होगी। दूसरा, ऑब्वियसली इस रीजन में इंडिया के साथ जो इस वक्त रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, उनके ऊपर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिए हैं, बांग्लादेश पे हाई टैरिफ है, तो पाकिस्तान रीजनली कंपेटिटिव हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि अब तक इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। मैं आपको बताऊं, जो हुकूमती लोग हैं उनसे मेरी जब बात हुई थी जराए से, वो ये बता रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स पे हमारा टैरिफ 10% कर दिया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। आज मैं सुन रहा था औरंगजेब साहब का बयान, जिन्होंने कहा कल आखिरी मीटिंग में भी और चीजें हमने कंक्लूड कर दी हैं, लेकिन हमारे टैरिफ जो 29% किए थे वो कम होकर कितने हो गए हैं, 10% है या उससे भी कम है, वो हमें नहीं पता। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था पाकिस्तान के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि ऑयल रिजर्व्स हम बिल्ड करेंगे। ये सबके लिए सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि हम समझे वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान में, मिनरल्स के ऊपर ले रहे हैं, एग्रीकल्चर साइड पे शायद इंटरेस्ट होगा उनका, क्रिप्टो की तरफ होगा, लेकिन उन्होंने ऑयल का जिक्र किया। और पाकिस्तान इज नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। उन्होंने भी कोई टैरिफ का जिक्र नहीं किया पाकिस्तान के साथ। तो मेरे ख्याल से ये तफसीलात अभी आना बाकी है कि टैरिफ कितना होगा, पाकिस्तान उससे कितना फायदा उठा सकेगा, तब मेरे ख्याल से हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे। फिलहाल तो इस बजट में हमने जो डिजिटल चीजें खरीदने पे टैक्स लगाया था 5%, वो हमने उनके मुतालबात पे रिवर्स कर दिया। और हमने जो IMF से भी हम कह रहे हैं कि वो अमेरिका फिर खुद ही इससे निपट लेगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या डिटेल्स है ये अभी आना बाकी है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से जो ट्रंप का एक रवैया रहा है दुनिया के कई ममालिक के साथ बुली करने का, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। तो उस लिहाज से तो ये जो ताल्लुकात हुए हैं, खासतौर पे जो इंडिया के जंग के बाद हुए, वो अच्छे हैं। और फायदा हमें यह है कि ट्रंप जो है वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि उनसे भी वो अच्छी डील ले सके, तो वो भी इनडायरेक्टली हमारे लिए फायदेमंद ही है। ओके, बहुत शुक्रिया शहजाद। फ़खर साहब, आपसे सवाल ये किया गया है कि तवक्को की जा रही थी शरह सूद में कमी आएगी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ऐलान के बाद ये सामने आया कि बरकरार रखी गई है। आपकी क्या राय है इस फैसले के ऊपर? बिल्कुल, ये जिस तरह बाकी लोग तवक्को कर रहे थे, पाकिस्तान का छोटा कारोबारी तबका भी यही तवक्को कर रहा था कि स्टेट बैंक शायद जो 50 बेसिस पॉइंट हैं या जो 0.5% है वो शरह सूद कम कर देगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये दावा है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है। उसके साथ साथ अगर आप रिजर्व्स देखें तो वो भी 14 बिलियन डॉलर से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। ओवरऑल इकॉनमी की भी जो सूरत हाल है वो बेहतर है। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद शरह सूद कम की जाएगी ताकि इससे छोटा कारोबारी तबका वो कर्जे ले सके बैंकों से, और नहीं हुआ। तो इसी वजह से नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो छोटे कारोबारी तबका है उसका गला घोंटने के बराबर है। अच्छा। मुतरादिफ है जो हुकूमत की तरफ से और जो स्टेट बैंक की तरफ से ये जो इक़दाम लिया गया है। उम्मीद है कि ये इसको जो नेक्स्ट उसमें रिव्यू करेंगे और इसमें ये इसको शरह सूद जो है वो उसको कम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़खर दरानी साहब। महमल, आपसे सवाल ये किया गया है कि फ्रांस और बरतानिया की तंबीह के बाद अब कनाडा ने भी गौर करने शुरू कर दिया है कि वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऊपर गौर कर रही है। आपके ख्याल में इससे क्या UN में मुस्तकिल रुकनियत मिल सकती है फ़लस्तीन को? देखिए लीना, बात ये कि सबसे पहले तो
इवेंचुअली तो ये हो सकता है कि उनके लिए राह हमवार हो, लेकिन बेसिकली जो चीज़ है कि जो सारे मालिक बात कर रहे हैं रिकग्नाइज करने की, तो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को इनको फौरी रिकग्नाइज करना चाहिए। ये जो हम यहाँ सुन रहे हैं कि सितंबर तक का इंतजार, कोई डेडलाइंस के जिस तरह वेट हो रहा है, इसराइल को डेडलाइन दी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक रीना बहुत एक अहम चीज़ है कि आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 2 साल से पैलेस्टाइन के अंदर, गजा के अंदर जो है नस्ल कुशी हो रही है, एक जेनोसाइड कमिट की जा रही है बॉम्बिंग्स के थ्रू और बहुत ज़्यादा ब्रूटल मीन्स के थ्रू। तो ये सारी के सारे जो ममालिक थे, ये वेस्टर्न ममालिक, ये सब आंख बंद करके बैठे हुए थे। बल्कि एक्चुअली शुरू में तो इन्होंने बहुत एक्टिवली सपोर्ट भी मोस्टली किया इसराइल को, और बाद में जो है जब ये जेनोसाइड बॉम्ब्स के बाद एक फूड स्टारवेशन के थ्रू जो चीज शुरू हुई, तो अब ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि ये हमेशा से इसके खिलाफ थे। हालांकि ये तो सच नहीं है। हमें तो ये मालूम है कि पिछले 2 साल के अंदर इन ममालिक के बिल्कुल। जो है वो क्या था, वो एक राइट टू सेल्फ डिफेंस, तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो ये जो चीज है, ये ऐसे प्रिटेंड करना, एक तो खैर ये वैसे ही हिस्ट्री जो है वो इनको जज जरूर करेगी कि इन्होंने शुरू में रोका नहीं और इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया इसराइल अच्छा, को। जो लेकिन सपोर्ट की अब आप अगर ये बात जो करिए चीज ना, आई नो मैं ज़रा आपके ऊपर एकदम से इशू ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन इसी से रिलेटेड है महमल। आज बड़ी एक और अहम डेवलपमेंट हुई है जो आई थिंक इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यूरोपीय यूनियन ये कंसिडर कर रहे थे ममालिक के सैंक्शन किया जाए इसराइल को, गजा में जो सारी की सारी बर्बरियत है उसके ऊपर। जो इटली और जर्मनी है उन्होंने वीटो कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी सैंक्शंस नहीं लगानी, इसलिए नहीं कर पाए डिसीजन। क्या वजह लगती है आपको? उस तरह तो जर्मनी बड़ा पेश पेश था और बातें भी हो रही थी, क्यों नहीं सैंक्शन कर पा रही हैं इसराइल को ये ईयू नेशंस? क्योंकि अलीना, वजह मैंने जिस तरह आपको बता रही हूँ कि ये जो ममालिक हैं वेस्टर्न ममालिक, ठीक है, अमेरिका तो बहुत खुल के सामने आता है ना, अमेरिका तो बोलता है कि हमारा एल है, और अमेरिका तो कोई कंडेम भी नहीं करता। ये जो ममालिक हैं, इन्होंने एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बातें भी करनी है, एक तरफ इनकी अपनी भी गिल्ट है, और दूसरी तरफ ये इसराइल का साथ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसराइल इनका मेन एल है मिडिल ईस्ट के अंदर। और मैं कि ये इसराइल ये सब कुछ जो कर रहा था और अभी भी जो कर रहा है, अगर उससे ये मालूम हो कि मेरे साथ दुनिया के कोई मुल्क नहीं खड़े, ये ताकतवर जो ममालिक की मैं बात करी, यानी यूरोपियन यूनियन के हो या अमेरिका हो, जिस दिन उसको ये पता होगा कि ये मेरे साथ नहीं खड़े, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा अलीना। ओके, लेकिन उसे पता ठीक है है। कि ये सब के सब मुझे रोकेंगे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच महमल। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।